हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस की फाइनल फॉर्मूला रिवीजन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और फिर हम लोग उसके आगे के चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। और एक ही वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यह वन शॉट रहेगा हर एक फॉर्मूला के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच न्यू। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये हो जाएगा आपका कितना आपने एनर्जी दिया है, कितना आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यू आर गिविंग, प्लस एच न्यू नॉट, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लस हाफ एम mass of electron multiplied by velocity of the electron. So this is the kinetic energy, this is the energy you required, threshold energy, और this is the energy you are giving. आप जितना एनर्जी दे रहे हो थ्रू एनर्जी थ्रू लाइट रेज, ये हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आगे आप देख सकते हो बोर्स मॉडल में आपका एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये एक फॉर्मूला है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, ये आप यूज कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल एन, ई एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वन अपॉन में एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ई वन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, माइनस ऑफ 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। ये जूल्स पर एटम पे है, मतलब किसी भी एटम में अगर nth ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो z है, एटॉमिक नंबर है ये z है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो, हीलियम प्लस आयन हो, लिथियम प्लस 2 आयन हो, उस चीज के लिए किसी भी nth ऑर्बिटल में ये एनर्जी की फॉर्मूला हो जाती है। आप जैसे कि देख सकते हो, माइनस ऑफ 2.178 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेनली यही यही ज्यादा आपका फेमस है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको एनर्जी ऑफ वन भी लिख सकते हो। अगर हाइड्रोजन एटम की अगर आप एनर्जी लिख रहे हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। सो ये हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन में nth सेल में कितनी एनर्जी होगी उस चीज के लिए है, यहाँ पे z की वैल्यू 1 है। आगे देखिए बच्चों, आर एन मतलब जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। किसी भी nth ऑर्बिटल, किसी भी एटम के nth ऑर्बिटल की क्या रेडियस होती है उस चीज की ये फॉर्मूला है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये nth ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक नंबर है चाहे वो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा आपका, हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 का 3 हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, एन स्क्वायर अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा आपकी रेडियस की फॉर्मूला। और अगर आप आगे देखोगे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय जेड अपॉन एन। मतलब 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, दिस इज वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय जेड अपॉन एन। सो इसे हम वी नॉट भी कहते हैं, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय जेड अपॉन एन। किसी भी एटॉमिक नंबर z और उसके किसी भी nth ऑर्बिटल की वेलोसिटी, उस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है उस nth ऑर्बिटल में, उस चीज का ये फॉर्मूला है। आगे देखिए बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की क्या फॉर्मूला हो जाती है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की आपकी फॉर्मूला हो जाती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, एच अपॉन पी। एंड व्हाट इज पी? इट इज मोमेंटम, इट इज मोमेंटम। एच अपॉन मोमेंटम। आपकी जो लैम्डा की फॉर्मूला हो जाएगी वो एच अपॉन पी, या फिर जो मोमेंटम की फॉर्मूला हो जाती है वो एच अपॉन लैम्डा हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। अगर कोई भी कोई भी अगर फोटोन है वो अगर इमिट हो रही है किसी भी एटम से, किसी भी
आयन से, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 से किसी n1th ऑर्बिटल से किसी n सेकेंड ऑर्बिटल पे अगर वो जा रहा है तो उसकी क्या वेवलेंथ होगी, ये उस चीज की फॉर्मूला है 1/λ, और वेव नंबर इक्वल्स टू r टाइम्स, ये r क्या है, ये है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, z² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चों। और आर की क्या वैल्यू है, सो आप आर की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको जब जब भी आपके एग्जाम में आपका जब क्वेश्चन आता है तो आर के फॉर्म में आता है, एंड उसका क्या वैल्यू है बच्चों, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ। दैट इज 109,73731.6 पर मीटर। क्या होता है बच्चों ये 109,736 109,736 109,73731 73731.6 per meter inverse, or you can say 1.09 multiplied by 10 की पावर 7 पर मीटर। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1.09737 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। सो ये हो गई आपकी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये हो गई आपकी वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको हाइड्रोजन एटम का एक सैंपल दे रखा है और आपको कह रहे हैं कि आप n1th ऑर्बिटल से n सेकेंड ऑर्बिटल और उसके बीच में कई ऑर्बिटल हो सकती हैं, और उसमें आप निकालोगे डेल्टा एन क्या है, n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या है, एंड डेल्टा एन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन में 2 कर दोगे, तो ये कितने फोटॉन्स इमिट हो सकते हैं किसी भी सैंपल हाइड्रोजन एटम के लिए, ये उस चीज के लिए है डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन में 2। सो बच्चों आगे बढ़े। सो आगे देखिए आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये हो जाएगा चेंज इन द पोजीशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, और मास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होगा, और या फिर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है। क्वांटम नंबर्स क्या है बच्चों, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएंगे जिसमें एन होते हैं, ऑर्बिटल नंबर्स को कहते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होती है बच्चों, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपकी इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो ऑर्बिटल की भी उस ऑर्बिट की भी एंगुलर मोमेंटम होती है, वो होती है NH/2 पाई। आगे बढ़ते बच्चों। एजिमथल क्वांटम नंबर क्या होती है, तो ये L होता है, और ये आपकी शेप को बताता है, ये 0 1 2 से लेके n-1 तक होगा। ये आपके डिस्टेंस को बताता है, ये आपके शेप को बताता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल क्या होता है बच्चों, वो होता है 2l+1। वो क्या होता है बच्चों, 2l+1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सबशेल क्या होगा बच्चों, तो एक सबशेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ सबशेल आपके 2l+1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1 हो जाएंगे। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एच अपॉन, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हो जाएगा, और ये उस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम, ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में है, ये किस ऑर्बिट में है, उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम है। सो ये h/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई l+1 रूट ओवर से, ठीक है बच्चों। और एच बार की क्या वैल्यू होती है, तो h/2 पाई होती है। उसी सिमिलरली एच बार मल्टीप्लाई बाई रूट ओवर एल मल्टीप्लाई बाई l+1। कभी कभी इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों।
स्टोइकियोमेट्री व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? मोल कॉन्सेप्ट को ही हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट को ही हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव मास यूनिट की रिलेटिव मास यूनिट क्या है? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम को ही हम लोग रेफरेंस लेते हैं, और उस हिसाब से एएमयू के हिसाब से आप एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से आप निकालते हो, और उसका आप रिलेटिव ले लेते हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, लेकिन उसकी एटम होती है एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, और उसमें आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो हम लोग एक एटम की हाइड्रोजन की हम लोग मास निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन हम लोग कर देते हैं, और उस हिसाब से हमें आ जाता है इसकी वैल्यू, दैट इज 1। एंड ये हो जाएगा आपका मोल्स का मैप, कि अगर मोल्स से अगर आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप 22.4 से आप मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करना है तो आप 22.4 लीटर से आप डिवाइड करते हो। अगर आपको मोल से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ कंपाउंड्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है मोल से नंबर में, तो आप एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आपको नंबर से मोल में कन्वर्ट करना है तो आप एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर देते हो। अगर आपको मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो आप मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आपको मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट से आप डिवाइड कर देते हो। तो बच्चों, ये तो हो गई स्टोइकियोमेट्री की थोड़ी बहुत बातें। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज, लेट्स सपोज मैं एयर ले रहा हूँ, तो एयर की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? दैट इज द रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस में। सो अगर आपको जेईई मेंस की क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज चाहिए तो वो भी आ जाएगी। और ये हो गई आपकी फॉर्मूलाज। अगर गैस के लिए आप देखें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। सो गैस के लिए आप देख सकते हो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मोलर मास ऑफ द गैस अपॉन में मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो मोलर मास क्या होगा गैस का और मोलर वॉल्यूम क्या होगा गैस का, ये दोनों आप पता लगा कर आप डिवाइड कर दोगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। और ये आपका हो जाता है PM/RT। ये आपका हो जाता है PM/RT, ऐसे भी आप निकाल सकते हो डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज योर वेपर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज योर वेपर डेंसिटी। और यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन में 2। और मॉलिक्यूलर वेट को आप 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी भी कर सकते हो। और ये हो गया आपकी मोल एनालिसिस। ये हो गई आपकी मोल एनालिसिस कि अगर आपको मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो आपको एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। मोल की रिलेशनशिप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा A+2B CO3C+4D इस तरीके से है। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करके किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है आप निकाल सकते हो मोल से। अगर लेट्स सपोज आपको 2B आपका ये आ रहा है, आप इसके मोल्स मिल गए, आप इसके, अब अगर आपको बी के वेट को जानना है तो आप उसकी मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा। या फिर अगर आपको वॉल्यूम को जानना है तो 22.4 लीटर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों। सो जब आगे देखोगे तो ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। आगे देख सकते हो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है बच्चों आपकी? तो मोलैरिटी इक्वल्स टू weight multiplied by 1000 upon the mole of the weight of the solute. या फिर you can say molarity equals to number of moles of solute upon में volume of solution in liter। तो ये मोल है, moles per liter is molarity, इस मतलब फॉर्मूला की सिंपल वर्जन है मोल्स पर लीटर इज मोलैरिटी। मोलैलिटी क्या है? इसको भी हम लोग सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्यूट। मोल्स पर यूनिट पर केजी ऑफ सॉल्यूट, तो मतलब मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूट। आप इसको मोलैलिटी कहते हो, मतलब इसकी होती है मोल्स पर केजी यूनिट होती है इसकी। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो मोल्स पर केजी यूनिट होती है इसकी। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूट इज योर मोलैलिटी।
मोल पर केजी। यहाँ पे वही दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लाइक हाँ सॉरी, ये सॉल्यूट नहीं होगा, ये सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये इन केजी में ले रहा हूँ, ये इन ग्राम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ग्राम में ले रहे हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हो। इसका मतलब यहीं पे आपने ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया, फिर आपने इसको ऊपर ले लिया। माय बैड कि ये सॉलिड नहीं होगा, ये सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग सही कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा ये बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसको पूरा ही मिटा के आपको मैं से बता देता हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये इन केजी हो जाएगा और ये इन मोल्स हो जाएगा, ये इन मोल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ तक देख लिया इसे, अब आगे बढ़ते हैं। सो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन अगर आप x1 की निकाल रहे हो तो n अपॉन n प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज मोल फ्रैक्शन, एंड x1 प्लस x2 गिव्स यू 1, ये मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला है। सो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन, अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो ये आपकी सिंपल है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100 is percentage weight by weight. What is percentage weight by volume? Mass of solute in gram divided by volume of solution in milliliter multiplied by 100 is percentage weight by volume, is percentage weight by volume. And what is percentage volume by volume? Volume of solute in milliliter upon a volume of solution multiplied by 100 is percentage volume by volume. एंड अगर आप आगे देखो तो आपको ये पता चलेगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो ये सिंपल सा है, मतलब अगर आप ये फॉर्मूला को याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सिंपल सा है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एन वन डिवाइड बाई एन वन प्लस एन, लेट्स सपोज वन जो है आपका ये सॉल्यूट है और जो टू है आपका ये सॉल्वेंट है। अगर ये आपका ऐसा है तो आपको यहाँ से तो लेट्स सपोज आपने ये मान लिया कि आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन ले रहे हो, एंड आपको जो x की वैल्यू आपको कुछ दे रखा होगा, दैट मीन्स x हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, वो भी फ्रैक्शन में ही होगा नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर वन है तो x जो हो जाएगा वो क्या कहते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स अभी सॉल्यूट का हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और x2 जो होगा वो सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो x1 के अगर आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x2 को अगर आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके टोटल, तो ये आपके क्या आ जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी बच्चों? तो ये आपका टोटल मास आ जाएगा, और इसको आप डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर x1 डिवाइड बाई जो वॉल्यूम आ रहा है इन लीटर्स, अगर आप डिवाइड करके निकाल लेते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x1 अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी मोलैरिटी आ जाती है। तो आई वुड प्रेफर कि इसका आप फॉर्मूला ना याद करो, वैसे मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, बल्कि इसे आप लॉजिक से याद करो। अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो तो ये रही आपकी फॉर्मूला कि x2 मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय x1 m1 प्लस x2 m2, ये आती ऐसी ही प्रोसेस से है। और ये रही आपकी सारी फॉर्मूलाज, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो ये आपकी सारी फॉर्मूलाज हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी इनटू मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी। आई वुड प्रेफर कि आप प्रोसेस को याद रखो किस किस से कन्वर्ट होता है, बल्कि फॉर्मूलाज को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एवरेज मीन एटॉमिक मास की, एवरेज मीन एटॉमिक मास क्या होता है? तो सारे के सारे आप मतलब नंबर, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, लेट्स सपोज वन का A1 मोल है मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर जो उसका मास है वो x1 है, प्लस A2 मोल मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस A3 मोल मल्टीप्लाई बाय x3 प्लस डॉट 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 an xn मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an। एक्चुअली इसमें क्या करा होगा बच्चों, मतलब ये फॉर्म जैसे कि आप देखो, लेट सपोज किसी का भी A1 मोल दे रखा हो, A2 मोल दे रखा हो, A3 मोल दे रखा हो, A4 मोल दे रखा हो, nth मोल दे रखा हो, और उसकी मॉलिक्यूलर मास m1 m2 m3 m4 एंड mn हो, तो आपको इसका एवरेज मीन एटॉमिक मास निकालना। तो आप क्या करोगे, आप टोटल मास निकाल दोगे A1 m1 प्लस A2 m2 प्लस डॉट 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 an mn अपॉन में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an। तो ये आपका मीन एटॉमिक मास हो जाएगा।
मीन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से कर रखा है और यहाँ पे क्या कर रखा है, डिवाइड बाय 100 कर रखा है। इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो परसेंटेज में है। A1 क्या है, परसेंटेज में है, और X1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। या फिर A1 मॉलिक्यूलर मास है, X1 परसेंटेज, मतलब दोनों में से कोई एक परसेंटेज में दे रखा है और आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, दैट्स इट। मीन मोलर मास, ये मीन एटॉमिक मास हो जाएगा। मीन मोलर मास क्या हो गया, N1, जो कि मैंने आपको बताया कि N1 M1 N1 M1 N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस डॉट 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 NN MN डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 NN। तो ये इस तरीके से आप इसे समेशन में भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप आ गए, यहाँ पे आ गए आप ऑक्सीडेशन पे, फिर ऑक्सीडेशन पे हम लोग आ चुके हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। इससे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का और भी तरीका पता है, जैसे कि लेट सपोज मैं H2SO4 ले लूँ और मैं इसमें कहूँ कि एस की क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप ये बता दोगे कि +2 प्लस एक्स माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका +6। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में हम लोग ये देखेंगे, और हमने पहले भी देख रखा है कि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड मास। सो नंबर ऑफ, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। जैसे कि अगर O2 माइनस का मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो एटॉमिक वेट इसका 16 है, 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। इसका एटॉमिक, इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा तो कि 8 हो जाएगा। और एसिड या बेस के लिए इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर, एसिड और बेस के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में बेसिसिटी और या फिर एसिडिटी, वेयर m इज मोलर मास। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है, नंबर, ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑक्सीजन का वैसे ही आपको बताया कि अगर ये आयन है और इसके पास -2 चार्ज है, तो ये 16 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 8 इक्विवेलेंट मास। सो आगे देखते हैं बच्चों, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर इज योर इक्विवेलेंट वेट। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट वेट। और या फिर इक्विवेलेंट वेट, अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, दैट इज सिंपल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। व्हाट इज एन फैक्टर, वो आपका एन फैक्टर निकालने के लिए आपको जैसे बता सकते हैं कि उसकी एसिड्स है तो एसिडिटी क्या है उसकी, बेस है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है। सो ये इस तरीके से आप एन फैक्टर आप निकाल सकते हो। एन फैक्टर इक्वल्स टू एसिडिटी और बेसिसिटी और द नंबर ऑफ चार्ज गेन्ड बाय द आयन और नंबर ऑफ चार्ज लूज्ड बाय द आयन। सो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट्स आप निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी सिंपल होती है आपकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज योर नॉर्मेलिटी। या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज योर नॉर्मेलिटी। क्या है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज योर नॉर्मेलिटी। एंड कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस फैक्टर क्या है, एन फैक्टर ऑफ द एसिड इक्वल्स टू बेसिसिटी। सो अगर एन फैक्टर ऑफ एसिड है तो इक्वल्स टू बेसिसिटी कह सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड पर मॉलिक्यूल। सो अगर एन फैक्टर ऑफ एसिड को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, किसी भी एसिड का एन फैक्टर को बेसिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है वो H प्लस आयंस कितना बना सकता है पर मोल्स, वो कितनी मोल ऑफ H प्लस आयंस बना सकता है पर मोल ऑफ एसिड इज योर बेसिसिटी। और बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है, वो कितना OH माइनस बना सकता है पर मोल ऑफ बेस, कितना मोल ऑफ OH माइनस बना सकता है पर मोल ऑफ बेस। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच चुके हो तो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू N2V2। ये क्या है, ये लेट सपोज एसिड का है तो ये बेस का होगा, जिसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। मतलब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके आपस में खत्म हो चुके हैं और सॉल्ट बना चुके हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना चुके हैं। और इसी तरह नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ, नहीं, एन फैक्टर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू N2M2V2। तो इस तरीके से आपका ये इक्विवेलेंट, या आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
सो अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ Vs क्या होता है H2O2 का? सो 20 वॉल्यूम H2O2 मीन्स 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ H2O2। सो अगर आपको नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 निकालना है तो देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 5.6 हो जाएगा, या फिर मोलैरिटी ऑफ H2O2 निकालना है तो देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 11.2। ये मेनली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। आज फॉर्मल रिवीजन है इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इन ppm। हार्डनेस इन ppm equals to mass of calcium carbonate divided by total mass of water multiplied by 10 to the power 6 is your hardness of ppm। And calculation of available chlorine from a sample of bleaching powder is what? So कितना CO2 आपका प्रोड्यूस होता है ब्लीचिंग पाउडर से, उसकी यह फॉर्मूला है CaOCl2। ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर है, इससे कितना CO2 गैस प्रोड्यूस हो सकता है वो होता है एक सेकेंड। तो देखिएगा बच्चों कि ध्यान से देखिए। सो देखिए, तो ब्लीचिंग पाउडर की जो आपकी फॉर्मूला है वो CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 ये आपकी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला हो जाएगी बच्चों। एंड इससे कितना क्लोरीन प्रोड्यूस होता है उसकी एस्टिमेशन ही आपकी कैलकुलेशन ऑफ क्लोरीन एटम फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर है। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। सो द कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज दिस, एंड 3.55 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन में वेट इन ग्राम्स, ये उसकी फॉर्मूला हो जाती है। सो आगे देखते हैं बच्चों, गैसेस स्टेट। सो गैसेस स्टेट में आ गए हैं हम, अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गैसेस स्टेट। सो गैसेस स्टेट की आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये टेम्परेचर स्केल है। और इसमें कैसे डिसाइड होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा C-0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है मेल्टिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस क्या होती है बच्चों आपकी मेल्टिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होती है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। और इसी तरह आपके केल्विन में भी हो सकते हो, उसी तरह ये आपकी फ़ारेनहाइट में है, उसी तरह आपकी रैंकाइन में है। एंड R इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अननोन स्केल। रैंकाइन भी एक अलग चीज़ होती है, या फिर अगर आप कोई भी अगर आप टेम्परेचर स्केल डिफाइन करते हो तो वो इसी तरीके से होती है। वो टेम्परेचर स्केल R माइनस R ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइड बाई R ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो उस टेम्परेचर स्केल की इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हो। बॉयल्स लॉ क्या है बच्चों, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इस तरीके से बॉयल्स लॉ आ जाएगा। चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड गिल-लिज़ेक्स लॉ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड आगे बढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। और डेंसिटी कैसे लिख सकते हो आप, PM/RT, इस तरीके से आप डेंसिटी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऐसा है कि P1 इक्वल्स टू N1RT अपॉन में V, और यू कैन से P1 इक्वल्स टू X1 मल्टीप्लाई बाय P2 अगर टोटल है, और उसमें अगर आपने एंड X1 क्या है आपका, X1 क्या है आपका, X1 है ये मोल फ्रैक्शन। सो सो ये हो जाएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें आप मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय P टोटल कर दोगे तो आपको P1 मिल जाएगा। और सारे प्रेशर, सारे इंडिविजुअल स्पीसीज के जितनी भी प्रेशर होती है उसको हम जब ऐड करते हैं तो पी टोटल हमें मिल जाता है। अमेगन्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम क्या है, ये रेलिवेंट नहीं है जेमिन्स के लिए, इवन जेई एडवांस के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये होता है कि सारे वॉल्यूम को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आपका मिल जाएगा, मोलर वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, नॉट रेलिवेंट फॉर जेमिन्स। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर क्या है, सो N1 मल्टीप्लाई बाय M1, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 इक्वल्स टू N1 N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। सो ये आपका ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास फॉर मिक्सचर ऑफ गैस।
एंड ग्राहम्स लॉ क्या है बच्चों? सो डिफ्यूजन ऑफ रेट, डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर भी होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आ जाते हैं बच्चों। पीवी इक्वल्स टू हाफ mn u स्क्वायर। व्हाट इज u? दैट इज, व्हाट इज u? u क्या है बच्चों? सो u है आपका इंटरनल, ये है आपका इंटरनल एनर्जी वेलोसिटी। ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। pv इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल m मल्टीप्लाई एन u स्क्वायर। ये हो जाएगा कि number of molecules or number of m is what? M is nothing. U is the, what is U? U is URMS. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3PV अपॉन में 3RT अपॉन में M क्या होता है बच्चों? ये होता है VRMS एंड U is URMS एंड U आपका वेलोसिटी है। सो अगर आप आगे देखो तो PV इक्वल्स टू 1/3 small m mass of individual atoms divided by number of atoms in the फिक्स्ड वॉल्यूम, या फिर आप जिस वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय वी आर एम एस का होल स्क्वायर, वी आर एम एस का होल स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ये क्या है बच्चों? आपका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू Na मल्टीप्लाई बाय हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 KNA T इक्वल्स टू 3/2 RT। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 3/2 RT। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है बच्चों? तो यू आर एम एस इक्वल टू √3RT अपॉन में m, √3RT अपॉन में m। ये आपका रूट मीन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यू एवरेज क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un एंड यू एवरेज की फॉर्मूला होती है 8kT अपॉन में पाई m। अगर आप इंडिविजुअल एटम की मास ले रहे हो या फिर आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो 8RT अपॉन में पाई m। यहाँ पे क्या है बच्चों? तो ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज k इक्वल्स टू r अपॉन n। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? सो बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? तो वो है आपका 2RT अपॉन में है, 2RT अपॉन में है। सो यू आर में सबका सबसे बड़ा होगा, यू एवरेज फिर होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यू एमपीएस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो आप ये देख सकते हो वान डेर वाल्स इक्वेशन। So P plus AN square V square multiplied by V minus NB रियल गैस इक्वेशन इक्वल्स टू nRT। और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है? जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगी वो 3B होगी, जो क्रिटिकल प्रेशर होगा वो होगा A अपॉन 27 B स्क्वायर, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो होगा 8 अपॉन 27 R। सो ये सारे क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो ऐसी टेम्परेचर कि अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप जाओगे, गैस को अगर लेकर के जाओगे तो वो लिक्विफाई नहीं होगी, उसे कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसकी भी हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। तो उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, dt हमेशा ही जीरो होगा और डेल्टा टी हमेशा जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है बच्चों? तो v कांस्टेंट रहेगा, dv हमेशा ही जीरो होगा एंड डेल्टा v भी आपका जीरो ही होगा। एंड आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है बच्चों? तो वो है P इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमेशा प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, चेंज इन प्रेशर हमेशा जीरो होगा, चेंज इन प्रेशर ओवर इंटरवल हमेशा जीरो होगा। तो आप देख सकते हो किसी न किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर हम कांस्टेंट कर देते हैं और हम उस पर प्रोसेस करते हैं, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर के लिए आइसोथर्मल है, वॉल्यूम के लिए आइसोकोरिक है एंड प्रेशर के लिए आइसोबैरिक है। और वही अगर आपका हीट एक्सचेंज जीरो है तो आपका वो एडियाबैटिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क क्या है? तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब सिस्टम वर्क कर दे तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, अगर सिस्टम के ऊपर हमने वर्क कर दिया तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है U इक्वल्स टू F/2 nRT। एंड व्हाट इज F? इट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो F क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, और लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता है बच्चों? जैसे CS2 ले लो, अगर उसके लिए होगा तो कितना होगा? उसके लिए 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका कैलकुलेशन ऑफ हीट आ जाता है। तो हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल हीट एक्सचेंज अपॉन में टोटल टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन हीट मतलब आपने कितना हीट दिया और कितना चेंज इन टेम्परेचर आ गया, दैट इज dQ अपॉन में dt इक्वल्स टू जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। एंड मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? तो C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन में एन डेल्टा T, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी dQ अपॉन में एन dt। एंड जूल्स पर मोल पर केल्विन है, जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Cp इक्वल्स टू व्हाट क्या आ जाएगा? Cp इक्वल्स टू गामा r अपॉन में गामा माइनस 1 एंड Cv इक्वल्स टू r अपॉन गामा माइनस 1। एंड व्हाट इज गामा? गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। Cp अपॉन में Cv को हम लोग गामा कहते हैं। Cp अपॉन Cv को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग कहते हैं गामा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? S इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। सो S इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड इससे इसका यूनिट होता है जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। अब आ जाते हैं बच्चों वर्क डन। ये वर्क डन क्या है? तो इर जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए वर्क डन क्या है आइडियल गैस के लिए? दैट इज W इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT ln V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। ये आपका वर्क डन हो जाएगा, माइनस ऑफ nRT V फाइनल अपॉन में V इनिशियल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चूंकि इसमें मतलब जो dV है वो 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम ही 0 होता है, तो इसमें वर्क डन हमेशा ही 0 होता है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या चाहे वो इरिवर्सिबल हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो आगे अगर आप देखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपका आ जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया। रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन आ जाता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय V इनिशियल। तो इसमें प्रेशर तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा V से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या है? तो ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर देते हो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV की पावर गामा कांस्टेंट होती है, या फिर TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, या फिर आप और किस तरीके से लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो E की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T इक्वल्स टू कांस्टेंट। T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये कहाँ से आया? तो वॉल्यूम को मैंने रिप्लेस कर दिया, nRT अपॉन में V की पावर गामा हो गया, ये P हो गया, तो P की पावर nRT अपॉन में P हो जाएगा, ये nRT अपॉन में P, nRT अपॉन में P, तो P की पावर 1 माइनस गामा हो गया आपका बच्चों, की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय T की पावर गामा इक्वल्स टू K कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिवर्सिबल वर्क, अगर रिवर्सिबल वर्क हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल वर्क हो रहा है तो उसका हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में गामा -1। तो ये आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा रिवर्सिबल वर्क, या फिर nR T2 - T1 अपॉन में गामा -1। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? तो उसके लिए भी सिमिलरली आपका ये आ जाता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में गामा -1 इक्वल्स टू nR T2 - T1 अपॉन में गामा -1। या फिर आप ये लिख सकते हो FGV T2 - T1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ E एक्सटर्नल V2 - V1। तो यहाँ से आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का आप यूज कर सकते हो। एंड इसमें जो टेम्परेचर चेंज आता है वो सेम नहीं आता है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड ये आप इक्वेशन अब भी यूज कर सकते हो, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आइडियल गैस, अगर हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो। एंड फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज गोइंग टू इरिवर्सिबल सिंस पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप फ्री एक्सपेंशन कर दो, अगर आपने इस पे कुछ प्रेशर लगा रखा और आप हो वैक्यूम में, अगर आप इस प्रेशर को हटा दो तो ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा, जहाँ पे पी एक्सटर्नल 0 होता है। पी एक्सटर्नल 0 है तो ये हमेशा ही इरिवर्सिबल होगा, और जिसमें dW इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल dV हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। नो हीट इज सप्लाइड, हीट भी सप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये एडियाबैटिक भी होता है एंड
साथ-साथ ये आइसोथर्मल भी होता है। तो ऐसी प्रोसेस जो एडियाबैटिक भी है और आइसोथर्मल भी है साथ में, उससे हम एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। वो एक्सपेंशन फ्रीली कर रहा है, दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है बच्चों? तो देखते हैं।